आज हमारी आपकी चर्चा बीएड सेकंड सेमेस्टर कंपलसरी पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट विकास की अवस्थाएं बीएड के सिलेबस में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को रखा गया है। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मानव विकास की अवस्थाएं। विकास को कई सोपानों में मनोवैज्ञानिकों ने बांटा है, जिन्हें विकास की अवस्थाएं कहा जाता है। मानव विकास की अवस्थाएं। मनुष्य के विकास को मनोवैज्ञानिकों ने निम्नानुसार बांटा है। नंबर 1, शैशवावस्था, इन्फेंसी, INFANCY। जन्म से लगभग 5 से 6 वर्ष तक का ये समय है। दूसरा सोपान है विकास का बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। यह 5 से लेकर के और लगभग 12 वर्ष तक का समय इसमें लिया जाता है। फिर इसके बाद आता है किशोरावस्था, तीसरा सोपान। इसे टीन एज भी कहते हैं। तो इसका नाम टीन एज इसलिए है कि ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18 यानी 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक का जो समय है वह किशोरावस्था के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों ने रखा है। फिर चौथा है युवावस्था। यह 18 वर्ष के ऊपर यानी 19 वर्ष से आगे यानी 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक का जो समय है वो युवावस्था में रखा गया है। फिर पांचवा है प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड। ये 40 वर्ष से लेकर के लगभग 60 वर्ष तक का जो समय है वो प्रौढ़ावस्था का है, 55 से 60 वर्ष तक का समय। फिर वृद्धावस्था, ओल्ड एज, 60 वर्ष के ऊपर फिर जितना आप जी सकें वह आपकी वृद्धावस्था है। शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान के विचार से केवल प्रथम 3 अवस्थाओं का अध्ययन होता है। शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में केवल 3 जो ऊपर मैंने बताया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन्हीं 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। आइए चर्चा करते हैं शैशवावस्था का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फेंसी। सबसे पहले शैशवावस्था की परिभाषा पर चलते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है एडलर, ADLER, एडलर। एडलर ने कहा, इन्फेंसी डिसाइड्स द होल प्रोग्राम ऑफ लाइफ। इन्फेंसी, INFANCY, इन्फेंसी डिसाइड्स, DECIEDES, डिसाइड्स द होल प्रोग्राम, PROGRAMME, होल प्रोग्राम ऑफ लाइफ। इन्फेंसी डिसाइड्स द होल प्रोग्राम ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग एडलर। यानी हिंदी में क्या लिखेंगे, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। एडलर। मस्तिष्क और शरीर के विचार से यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर न्यूमैन ने लिखा है, द फर्स्ट 5 years of age are very significant for the body and mind। अर्थात 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है।
अकॉर्डिंग प्रोफेसर न्यूमैन। बड़ा प्रसिद्ध नाम है मनोविज्ञान की दुनिया में, फ्रायड। फ्रायड कहते हैं, अकॉर्डिंग फ्रायड, द लिटिल ह्यूमन बीइंग इज फ्रीक्वेंटली ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन हिज फोर्थ और फिफ्थ ईयर। द लिटिल ह्यूमन बीइंग इज फ्रीक्वेंटली ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन हिज फोर्थ और फिफ्थ ईयर। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? छोटा मानव अपने चौथे अथवा पांचवें वर्ष में पूरा बन जाता है, फ्रायड के अनुसार। तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था की परिभाषा को परिभाषित करते हुए शैशवावस्था के महत्व पर बल दिया कि हमारा जो जीवन है, यानी आधुनिक समय में जो शिशु का विकास है, उसका समझना शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। चूंकि ये जो 20वीं शताब्दी के लोगों ने इसे बालकों की शताब्दी कहा है, और शिक्षा भी इसलिए हमारी बाल केंद्रित बन गई है, इसलिए शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है और यह मानव विकास की अवस्था का प्रारंभिक काल शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत माना जाता है। शैशवावस्था का अर्थ हरलाक के शब्दों में it beings at birth and ends when infant is 2 weeks old, according F.B. हरलाक। हरलाक कहते हैं शैशवावस्था का अर्थ विकास की उस अवस्था से है जो जन्म से आरंभ होती है और लगभग 5 से 6 वर्ष तक चलती रहती है। दो वर्ष के बाद प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था आती है और 6 वर्ष तक की आयु तक रहती है। अर्ली चाइल्डहुड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 to 6 years of age, 2 TWO2 to 6 years of age। क्रो एंड क्रो के शब्दों में इन्फेंसी ड्यूरिंग विच द सेंसरी चैनल्स being to function and the child learns to creep, walk and speak। फिर सुन लें, अकॉर्डिंग क्रो एंड क्रो, इन्फेंसी, ड्यूरिंग विच द सेंसरी चैनल्स, SENSORY, सेंसरी चैनल्स being to function and the child learns to creep, CREEP, walk, WALK, and speak, SPEAK। हिंदी में सामान्य तौर पर
शैशवावस्था का अर्थ उस अवस्था से लगाया जाता है जो औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलता है, जिसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं और बालक रेंगना, कामा चलना और बोलना सीखता है। उसमें लिखा है ना इंग्लिश में, चाइल्ड लर्न टू क्रीप, क्रीप माने रेंगना, कामा वॉक, वॉक माने चलना, एंड स्पीक और बोलना। तो जिसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं और बालक रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग क्रो एंड क्रो, यानी क्रो एंड क्रो कहते हैं कि औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक शैशवावस्था का समय चलता है। इस काल में इंद्रियां काम करने लगती हैं और इस काल में बालक रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। अब हम चर्चा करते हैं शैशवावस्था की सामान्य विशेषताएं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी। नंबर 2, पराश्रितता, अंग्रेजी में इसको डिपेंडेंसी कहते हैं। नंबर 3, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास, ग्रेजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नंबर 4, मानसिक प्रक्रियाओं की तीव्रता, रैपिडली इन मेंटल प्रोसेसेस। तो यह जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, इसका तीव्रता से विकास होता है। इसको हम 5 खंडों में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट है इसका, यानी 5 में ए, सीखने में तीव्रता। दूसरा, कल्पनाशीलता। तीसरा, क्रिया में आवृत्ति। चौथा, अनुकरण द्वारा सीखना। पांचवा, प्रत्यक्षात्मक अनुभव। यानी मानसिक प्रक्रियाओं की तीव्रता में कुल 5 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट है सीखने में तीव्रता, दूसरा है कल्पनाशीलता, तीसरा है क्रिया में आवृत्ति, चौथा है अनुकरण द्वारा सीखना और पांचवा है प्रत्यक्षात्मक अनुभव। फिर 5वां पॉइंट आता है संवेदनशीलता, इमोशनलिटी। इसको मैं 4 भाग में बांटता हूं संवेदनशीलता को। पहला, आत्म प्रेम, सेल्फ लव। दूसरा, काम प्रवृत्ति, सेक्स इंस्टिंक्ट। तीसरा, अनुकरण प्रवृत्ति, इमिटेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। और चौथा, स्नेह की चाल, डिजायर फॉर एफेक्शन। तो ये संवेगशीलता का 4 पार्ट है। छठा है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। 7वां, नैतिक भावना का अभाव, नो सेंस ऑफ मोरलिटी। 8वां, सामाजिक भावना का उदय, बिगिनिंग ऑफ सोशल फीलिंग। इस प्रकार से मैंने आपको शैशवावस्था की कुल 8 विशेषताएं मैंने आपको बताया। एक एक विशेषता पर आइए हम आप चर्चा कर लेते हैं। पहला, अपरिपक्वता। प्रकृति की रचना ही ऐसी है जिसमें शिशु शरीर, बुद्धि और भाव में अपरिपक्व होता है। जिस दशा में मानव शिशु जन्म लेता है उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वह कुछ काम कर सके। उसे काफी समय तक रुकना पड़ता है और अपनी कोमलता और अपरिपक्वता को दूर करना पड़ता है। शारीरिक बल एवं शक्तियों की कमी के कारण वातावरण के साथ अनुकूलन में असमर्थता भी इस काल में पाई जाती है। ये मैंने आपको अपरिपक्वता के बारे में डिफाइन किया। दूसरा, पराश्रितता, डिपेंडेंसी।
चूंकि मैंने पहला पॉइंट बताया अपरिपक्वता, तो पहली विशेषता के कारण मानव शिशु, यानी पहली विशेषता क्या है? अपरिपक्वता। तो अपरिपक्वता की विशेषता के कारण मानव शिशु दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। गर्भ में माता के शरीर द्वारा उसका पोषण होता है। जन्म के बाद अपने जीवन के लिए भोजन उसे माता के दूध से प्राप्त होता है। बाद में अन्य लोग उसका लालन पालन, देख रेख और सेवा शुश्रूषा आदि करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ वर्षों तक वह दूसरों के ऊपर ही पराश्रित रहता है। तीसरा, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास। जन्म के समय मानव शिशु में लगभग, यानी मानव शिशु की लंबाई लगभग 18 इंच होती है, यानी लगभग 1.5 फीट समझिए, और भार लगभग 6 से 7 पाउंड होता है। लेकिन पोषण के फलस्वरूप तथा पर्यावरण के प्रभाव स्वरूप वह धीरे धीरे लंबाई, भार, शारीरिक शक्तियों के प्रयोग आदि में वृद्धि प्राप्त करता है और बड़ा होता है। यही दशा बौद्धिक क्षमता के साथ होती है, जहां शिशु शुरू में अज्ञ होता है, वहां वह नित्य नए अनुभव करके अपना ज्ञान बढ़ाता है। चौथा, मानसिक प्रक्रियाओं की तीव्रता। शिशु इस जगत में एक नया प्राणी होता है, जिसे सभी चीजें नई प्रतीत होती हैं। अतएव वह सब की जानकारी करना चाहेगा। ऐसी दशा में यह एक प्राकृतिक आवश्यकता है कि उसकी मानसिक प्रक्रियाएं तीव्र गति से हों। सीखने, कल्पना करने, क्रिया को दोहराने, लोगों का अनुकरण करने तथा स्थूल वस्तुओं का निरीक्षण करने और उनसे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने में वह लगता है। आधा मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ऐसा विचार एक मनोवैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर गुडएनफ, ये उनका विचार है। अब मैंने मानसिक प्रक्रियाओं की तीव्रता में 4 पार्ट किया था। पहला पार्ट है सीखने में तीव्रता, यानी चौथे का ए, सीखने में तीव्रता। मनोवैज्ञानिकों ने बाल अध्ययनों के फलस्वरूप संकेत किया है कि सीखने की गति इस काल में बहुत तेज होती है। गैसल, हरलाक, जर्सील्ड आदि मनोवैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि 6 वर्ष के भीतर मानव शिशु जितना सीखता है, उसका आधा ही वह लगभग 12 वर्ष में सीख पाता है। इसका कारण प्राथमिक विकास होता है। दूसरा पार्ट इसका है कल्पनाशीलता। शिशु कल्पना जगत में विचरण करने वाला प्राणी माना जाता है। काल्पनिक जगत में ही उसे वास्तविकता दिखाई देती है। बात तो यह है कि वह कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता। थॉर्नडाइक ने शिशु को अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहने वाला बताया है। रास का कथन है कि कल्पना के द्वारा वह जीवन की कठोरता को दूर करता है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है क्रिया में आवृत्ति। शिशु जिस काम को करता है उसे लगातार कई बार करता है। आवृत्ति की भावना शिशु में प्रकृति के नियमानुसार होती है। शिशु का मस्तिष्क अत्यंत ग्रहणशील होता है और साथ ही साथ उसके मस्तिष्क पर दृढ़ता के साथ छाप देर में पड़ती है। ऐसी दशा में स्वाभाविक है कि क्रियाओं को लगातार दोहराया जाए। इसी आधार पर किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी आदि शिक्षा प्रणालियों में गीत, गति, रचना या क्रिया में आवृत्ति कराई जाती है ताकि दृढ़ छाप मस्तिष्क पर पड़े और अस्थायी अनुभव प्राप्त हो। चौथा कारण है अनुकरण द्वारा सीखना। शिशु के सीखने की
यह विशेषता होती है कि वह अनुकरण से जल्दी और अधिक सीखता है। घर में माता पिता, भाई बहन आदि तथा पास पड़ोस में अन्य बच्चों और बड़ों के जैसा करते हुए शिशु देखता है, ठीक उसी प्रकार से वह भी कार्य करता है। अनुकरण करने में बाधा आने पर उसे दूर करने की वह कोशिश करता है, परंतु उसमें सहायता करने के लिए भी वह दूसरों को बुलाता है और अपनी ओर आकर्षित करता है। अगला पॉइंट है प्रत्यक्षात्मक अनुभव। मानसिक क्षमता की परिपक्वता न होने से प्रायः शिशु स्थूल के सहारे ही अनुभव करता है। इसका उदाहरण किंडरगार्टन प्रणाली के उपहार और मॉन्टेसरी प्रणाली के डाइडेक्टिक ऑपरेटर्स हैं। किंडरगार्टन प्रणाली में एक ऑपरेटर्स, उसका नाम है उपहार, और मॉन्टेसरी प्रणाली में एक ऑपरेटर्स है, उसका नाम है डाइडेक्टिक ऑपरेटर्स, जिसके द्वारा शिशु को ज्ञान दिया जाता है, शिशु को सिखाया जाता है। इनके द्वारा शिशुओं को अवसर मिलता है कि वे स्थूल वस्तुओं का निरीक्षण करें और अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उनका अनुभव प्राप्त करें। इन अनुभवों को संस्कार रूप में ग्रहण करें और उनकी प्रतिमा अपने मानस पटल पर अंकित करें। इस प्रकार से मैंने आपको मानसिक प्रक्रियाओं की तीव्रता के बारे में 5 पार्टों में बांट करके, यानी पहला पार्ट सीखने में तीव्रता, दूसरा पार्ट कल्पनाशीलता, तीसरा क्रिया में आवृत्ति, चौथा अनुकरण द्वारा सीखना और 5वां प्रत्यक्षात्मक अनुभव, 5 पार्ट में बांट करके मैंने आपको बताने की कोशिश किया। अब 5वां पार्ट है संवेगशीलता, इमोशनलिटी। शिशु बड़ा ही संवेगी होता है, उसका जीवन ही संवेगात्मक होता है। इसी कारण वह क्षण भर में रुष्ट होता है और क्षण भर में ही तुष्ट होता है, यानी रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, ये शिशु का एक प्रकार का गुण हो जाता है। यदि उसके संवेगों की संतुष्टि न हुई तो प्रायः असंतुलित ढंग से विकास करता है। यही कारण है कि सभी अनुभवी लोग शिशु की सभी बातों को मानने के लिए कहते हैं। इससे उसका भावात्मक संतुलन होता है। इसको मैंने 4 भाग में बांटा। पहला भाग है आत्म और एकांत प्रेम। इस अवस्था में शिशु अपने आप में प्रेम करता है। इसका कारण यह है कि स्वार्थ की भावना शिशु में तीव्र होती है, इसलिए वह अपने खिलौनों से प्रेम करता है। वह उन्हें दूसरों को पास नहीं रखता, बल्कि स्वयं अपने पास रखता है। उससे संबंधित जो लोग हैं वह उसका स्नेह चाहता है और उसमें यह भाव होता है कि केवल उसे ही माता पिता या जो भी उसके अभिभावक है उसको ज्यादा माने। माता का प्यार, पिता का स्नेह, भाई बहनों का ध्यान वह स्वयं चाहता है। और यदि कोई इसमें बाधा डालता है तो वह उसके प्रति द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या आदि का भाव प्रकट करता है। अगला पाठ है काम प्रवृत्ति। यह मनोविश्लेषणवादियों का विचार है कि शिशु में काम भावना भी पाई जाती है। काम प्रवृत्ति की प्रबलता अवश्य होती है, परंतु काम शक्ति अत्यंत दुर्बल होती है। इसके अलावा शिशु लिंग भेद का ज्ञान नहीं रखता है और यही कारण है कि लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं, खेलते हैं और समान रूप से एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं। तीसरा है अनुकरण प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्तियों के समान सहज प्रवृत्तियां भी शिशु में काम करती हैं। अनुकरण प्रवृत्ति इसमें तीव्र ढंग से होती है। सहानुभूति भी कुछ कुछ सक्रिय दिखाई पड़ती है। अनुकरण प्रवृत्ति के तेज होने से शिशु प्रायः बंदरों की तरह नकल करते हैं, जिसमें बुद्धि का अभाव पाया जाता है। फिर भी अनुकरण द्वारा शिशु अनुभव प्राप्त करता है। अगला है स्नेह की चाल। शिशु स्नेह का भूखा होता है। इस भावना के पीछे शायद उसकी अपरिपक्वता, पराश्रितता और आत्म भावना होती है। चूंकि वह निर्बल और अशक्त सा होता है, अतएव वह चाहता है कि उसे सबका स्नेह मिले और लोग उसका ध्यान रखें। इस प्रकार से मैंने 5वां पॉइंट आपको बताने की कोशिश किया। अब विशेषता में 6वां बिंदु है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार।
शिशु के व्यवहार की सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है, मूल प्रवृत्तियों का आधार शिशु के व्यवहार की बड़ी विशेषता है। इसके कारण शिशु को क्षण क्षण पर क्रोध आता है, हंसी आती है और अन्य संवेगों का प्रकाशन भी वो करता है। उदाहरण के लिए, यदि माता ने दूध नहीं पिलाया या भोजन नहीं दिया तो वह तुरंत दुखी होगा और रो देगा, क्रोध से चिल्ला उठेगा या रूठ कर भागेगा। किंतु जैसे ही उसको उसकी चाह के अनुसार उसको भोजन सामग्री या अन्य सामग्री मिल जाएगी, वैसे ही तुरंत हंसना शुरू कर देगा। शिशु में चिंतन और तर्क की कमी होने से वह संवेगों के और मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही अपने सभी कार्य को करता है। 7वां पॉइंट है नैतिक भावना का अभाव। नैतिकता के साथ व्यक्ति की निर्णय बुद्धि पाई जाती है, जिसके आधार पर वह अच्छे या बुरे, उचित या अनुचित, लाभदायक या हानिकारक में विभेद उत्पन्न करता है। यह विशेषता शिशु में नहीं होती है, जिससे मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि शिशु में नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है। वास्तव में शिशु न तो नैतिक है और न अनैतिक, बल्कि वह नैतिक अनैतिक से परे, जिसको हम कह सकते हैं ए मॉरल, कैपिटल ए डैश मॉरल, MORAL, यानी न तो वह नैतिक है न अनैतिक, नाइदर मॉरल नॉर इमोरल, बट ही इज ए मॉरल, इसके बीच में रहता है। यानी इसका कारण यह भी है कि शिशु अनुभव में भी अपरिपक्व और कम होता है। उसका व्यवहार आनंद या सुख के आधार पर होता है। सुखद कार्य वह करता है और दुखद कार्य को वह छोड़ देता है। 8वां पॉइंट है सामाजिक भावना का उदय। शिशु की प्रेम पाने के लिए जो तीव्र इच्छा होती है और इस कारण से जो संबंध वह अपने माता पिता और अन्य लोगों से रखता है, उससे स्पष्ट होता है कि शिशु में सामाजिकता का उदय होने लगता है। ऐसी स्थिति 2-2.5 साल के बाद होती है, जब वह अन्य बच्चों के साथ खेलने लगता है और उनकी अनुपस्थिति उसे अच्छी नहीं लगती है। माता पिता से अलग न होना भी सामाजिक भावना का संकेत करता है। इस प्रकार से मैंने आपको शैशवावस्था की विशेषताओं पर मैंने आपको बताया। अब आप देखें शैशवावस्था में शैशवावस्था और शिक्षा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। शिशु का जीवन मानव विकास का आरंभ होता है। इस विचार में इस अवस्था में बहुत ही सावधानी, सतर्कता और सोच विचार करने की आवश्यकता पड़ती है। यह शिक्षा चिंतनपूर्ण तथा सविचार प्रक्रिया है, तो निश्चय ही इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है। सभी देशों में इसे स्वीकार किया गया है और अपने देश में भी इसे महत्व दिया गया है। बालक की शिक्षा माता के गर्भ से ही आरंभ होती है। अपने देश में महाभारत काल में अभिमन्यु की कथा इस प्रसंग में प्रसिद्ध है। इसलिए गर्भ में आने के समय से ही माता विशेषकर शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हो, अच्छे आचार विचार वाली हो, जिससे स्वस्थ और विचारवान शिशु का जन्म हो। जन्मोपरांत शिक्षा के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं जो शिशु के लिए जरूरी हैं। इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नंबर 1, खान पान आदि का ध्यान। सर्वप्रथम शिशु के पालन पोषण, खान पान, रहन सहन पर उचित ध्यान देना चाहिए, जिससे उनके अंदर शारीरिक निर्बलता आदि ना आने पाए। दूसरा, उचित गुणों का विकास। शिशु का अचेतन मन शुरू के 2 वर्ष तक विकसित होता है और क्रियाशील रहता है। इसलिए ऐसे आचरण और व्यवहार हों जो सुसुप्त गुणों को उचित ढंग से विकसित करें। 2 वर्ष के बाद भी इसका ध्यान रखा जाए। इस प्रकार भोजन, शौचादि, सोने, उठने, बैठने, बात करने, मिलने जुलने आदि की अच्छी आदतें शिशुओं में डाली जानी चाहिए। तीसरा, वातावरण पर ध्यान। शिशु बहुत संवेदनशील होता है
और उसका कोमल मन बहुत ग्रहणशील होता है, ऐसी दशा में उसके पर्यावरण और वातावरण पर हमें उचित ध्यान देना चाहिए। उचित निर्देशन, उदय होने वाली मनोप्रवृत्तियों का उचित मार्ग निर्देशन होना चाहिए। युयुत्सा, सामूहिकता, जिज्ञासा आदि मूल प्रवृत्तियों के विकास में सभी लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रकार सामान्य प्रवृत्तियों को भी उचित ढंग से विकसित किया जाए, जैसे जो आपको मैंने इसके पहले बताया, विशेषकरण, अनुकरण तथा सहानुभूति की प्रवृत्तियों को दबाया न जाए बल्कि संतुष्ट किया जाए। इस प्रकार का उचित निर्देशन दिया जाना चाहिए। पांचवां, आत्मभाव की संतुष्टि। शिष्य बहुत अधिक आत्म केंद्रित होता है, उसमें आत्मगौरव की भावना बहुत तेज होती है, आत्म प्रेम, स्नेह आदि की तीव्रता भी होती है। ऐसी दशा में अभिभावक को चाहिए कि विभिन्न तरीकों से शिष्य को हम संतुष्ट करें। छठा, खेल आदि की व्यवस्था। शिशु में क्रियाशीलता एवं खेल की रुचि बहुत होती है, इसे जानकर उसकी शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का इसके लिए प्रयोग करना चाहिए। खेल के साथ स्नेह और सहानुभूति दिखाई जाए। खेल कूद, व्यायाम, भ्रमण आदि की व्यवस्था की जाए। इसके लिए शिशु को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। छठा, उचित ढंग से विकास। मानसिक विकास के लिए प्राकृतिक स्थलों में भ्रमण और निरीक्षण, कहानियां, कविता, बातचीत तथा समस्या पर विचार प्रकट करना आदि का अवसर शिशु को देना चाहिए। संवेदन, प्रत्यक्षीकरण और कल्पना तथा भाषा विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है संगीत व प्रकृति अध्ययन की सुविधा। शिशु संगीत प्रिय होता है, यही कारण है कि लोरी सुनकर वह सो जाता है। शिशु विद्यालयों में भी संगीत या गीत का प्रयोग होता है। कुछ व्यायाम एवं क्रियाएं भी संगीत की सहायता से कराई जाती हैं। इसके कारण शिशु में रागात्मक तथा सौंदर्य बोध का विकास होता है। प्रकृति अध्ययन के प्रयोग से भी यह विकास होता है, इसलिए शिशु शिक्षा में इन सब का स्थान दिया जाना चाहिए। अच्छे व्यवहार का विकास। शिशु में अनुकरण के आधार पर अच्छे व्यवहार एवं व्यक्तित्व के विकास का प्रयत्न करना चाहिए। अगला है सोचने विचारने का अवसर। शिशु को सोचने, विचारने और आत्माभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त अवसर दिया जाना चाहिए। इसके लिए अध्यापक या अभिभावक, माता पिता अपनी भाषा में विभिन्न परिस्थितियों से विचार करने की उत्तेजना शिशु में पैदा कराएं। वार्तालाप सबसे अच्छा साधन होता है। कहानी एवं कविता को दोहराना भी सहायक होता है। नई और विचित्र वस्तुओं, तस्वीरों आदि के द्वारा जिज्ञासा उत्पन्न करके भी यह कार्य पूरा हो सकता है। 11वां पॉइंट है सामूहिक क्रिया का अवसर। शिशु के भीतर सामाजिकता का विकास विभिन्न खेल कूदों में भाग लेकर तथा विभिन्न समुदायों तथा समूहों में सदस्य बनकर हो सकता है। इसके लिए माता पिता को चाहिए कि वे शिशुओं को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें सहायता प्रदान करें। अच्छे आदर्श रखना। चरित्र निर्माण की दृष्टि से भी यह अवस्था महत्वपूर्ण है, इसलिए अध्यापक या अभिभावक का शुद्ध चरित्र शिशु के लिए आदर्श रूप में रहे। इसके अलावा वीरों, नेताओं, महात्माओं, महापुरुषों आदि की कथाएं सुनाएं और उनके चरित्र को सामने रखें। इससे अच्छे आदर्श की स्थापना बच्चों में, शिशुओं में हो सकती है। अगला पॉइंट है 13वां सीखने की ओर ध्यान। अधिगम की प्रक्रिया की ओर इस अवस्था में ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिगम वास्तव में अनुभव में बुद्धि की प्रक्रिया होती है। ऐसी दशा में अधिगम बौद्धिक विकास का आधार होता है। शिशु की दो विशेषताएं हैं, स्थूल से ज्ञान अनुभव लेना तथा क्रियाशीलता से सीखना। ऐसी परिस्थिति में उसे अपने आप करके सीखना
करके सीखने पर बल देना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग। फ्रॉबेल तथा मॉन्टेसरी ने आत्मक्रिया तथा आत्म शिक्षा के लिए जोर दिया है। इसमें अनुभवों की दृढ़ता और अस्थायित्व आता है। अगला पॉइंट है 14वां, अभिप्रेरणा। अधिगम की प्रेरणा की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अधिगम क्रियाओं से शिष्य जो कुछ करता है उसे ध्यान और मनन का विकास उसके अंदर उत्पन्न होता है। अधिगम का प्रेरणा सुखद भावों से मिलता है। सुखद भाव शिष्य को उस समय प्राप्त होगा जब उसे आराम से कार्य करने को मिलेगा, भय का वातावरण नहीं रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था दी जानी चाहिए। अगला है 15वां पॉइंट, दंड व दमन न हो। भय, दमन और दंड को शिष्य शिक्षा से बिल्कुल दूर रखा जाए। किसी प्रकार का भय होने से शिष्य जो कुछ जानता है वह भी समाप्त हो जाता है। शारीरिक तौर पर शिष्य को दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि शरीर और मस्तिष्क दोनों का मेल होता है। भय और दंड से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास रुक जाता है तथा व्यक्तित्व दोषपूर्ण हो जाता है। इसलिए दंड व दमन की व्यवस्था शिशुओं के सामने नहीं की जानी चाहिए। अगला पॉइंट है 16वां, क्रियात्मक पाठ्यक्रम। शिष्य शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ज्ञानात्मक की अपेक्षा क्रियात्मक हो, सूक्ष्म के स्थान पर स्थूल हो और विस्तार से अपेक्षा संक्षिप्त हो। यानी विस्तार की अपेक्षा संक्षिप्त हो। और विस्तार से चर्चा न करे, क्योंकि उतना बालक समझेगा नहीं। संक्षिप्त चर्चा की जानी चाहिए। अगला पॉइंट 17वां है, क्रियात्मक विधि। शिशु शिक्षण विधि क्रियात्मक हो, न कि मौखिक और शाब्दिक हो, जिससे कि शिशु की बुद्धिमान शक्तियों का प्रयोग हो। शिक्षण विधि में अधिकाधिक स्थूल सामग्रियों की सहायता ली जाए। इससे ठोस, अस्थायी और व्यापक तथा समग्र विकास शिशुओं का होगा। इस प्रकार से मैंने आपको शैशवावस्था में शिक्षा की व्यवस्था पर मैंने चर्चा किया।